हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मंत्री परिषद को लेके बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को एक ही बात समझ लेते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा, कुछ लोग कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप क्लास में मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए। आपका एक लाइक और शेयर मेरे लिए एक बूस्टर डोज है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, जैसा आप लेफ्ट इमेज में देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस तस्वीर को आप अगर गौर से देखोगे तो बीच में प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, उनके साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति खड़े हैं। अगर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ दें तो बाकी जितने भी जो लोग यहाँ खड़े हैं वो सब मंत्री परिषद के सदस्य हैं, यानी सब के सब मंत्री हैं। और इनके मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, ये कौन कौन से मंत्री हैं और उनके पास क्या पावर है, इसको हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस मॉडल पे आधारित है? ब्रिटिश मॉडल पे। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ कम से कम 200 साल तक राज किया। तो हमारे लोगों को क्या था, इस मॉडल का अनुभव भी था, इसके साथ उन्होंने काम भी किया। तो हमारे लिए ब्रिटिश मॉडल इजी रहा। सेकंड, मंत्रिपरिषद हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिसका मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। देखो, राजनीतिक जितने भी डिसीजन लेने हैं कौन लेगा? मंत्रिपरिषद। वैसे ही जो प्रशासन संबंधी कोई भी डिसीजन लेगा, डिसीजन लेने वाला कौन है? मंत्रिपरिषद। लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, उनको लागू कौन करता है, ठीक है, इंप्लीमेंट कौन करता है? ये काम करते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स एंड जो नीचे पुलिस बल हैं वो सब। नौकरशाही, जिसमें आईएएस अधिकारी आ गए हैं, पुलिस प्रशासन आ गया, ये सब इन चीज़ों को क्या करते हैं, फिर लागू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे संसदीय प्रणाली और मंत्रिपरिषद, इनके कामकाज पर संविधान में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है, विस्तृत में चर्चा नहीं की गई है। देखो, हमारी संसद जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, पूरे देश के लिए लॉज बनाती है, फिर भी इसके बारे में संविधान में ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। बस थोड़ी बहुत चर्चा की गई है आर्टिकल 74 में और 75 में। 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है और 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ और उनके वेतन भत्तों से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 74 और 75 की बात करें तो ये दोनों आर्टिकल हमने प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक में भी डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता व उनको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। तो फ्रेंड्स, सहायता का मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि और कुछ सहायता करनी है। सहायता का मतलब है कामकाज में सहायता और एडवाइस भी किसमें? उनके कामकाज में। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, यानी जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो एडवाइस देगी, एक बार राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इससे फायदा क्या है? देखो, ऐसा कब हुआ था? जब 1997 यानी 1997 में क्या हुआ था, जब आई.के. गुजराल की सरकार थी और हमारे राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन हमारे राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या किया, जब आई.के. गुजराल की जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने राष्ट्रपति को एडवाइस किया कि आप उत्तर प्रदेश में उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, तो बोला कि उसकी सरकार को आप डिसमिस कीजिए, यानी वो सरकार आप को हटा दीजिए, भंग कर दीजिए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो के.आर. नारायण ने क्या किया कि आप एक बार इस एडवाइस पे पुनर्विचार कीजिए, ठीक है, फिर लाइए। हो सकता है आपने जल्दीबाजी में डिसीजन लिया हो। ऐसा इन्होंने एक बार दोबारा किया जब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी 1998 में और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब क्या किया, वाजपेयी जी ने भी राबड़ी सरकार के खिलाफ उनके मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को एडवाइस किया कि उसकी सरकार को डिसमिस करिए। तो उस समय भी राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। उन्होंने सेम प्रोसेस यहाँ अपनाई कि एक बार आप दोबारा विचार कीजिए। तो दोनों ही बार में क्या हुआ कि ये जो एडवाइस है दोबारा राष्ट्रपति के पास लाई नहीं गई और दोनों ही राज्यों की सरकार गिरने से बच गई। ये जस्ट ऐसे काम करते हैं जैसे कोई पारिवारिक घर पे कोई पारिवारिक लड़ाई हो गई हो और आप पुलिस में जाते हो तो पुलिस वाले क्या कहते हैं, अरे यार एक परिवार का मामला है, एक बार आप दोबारा सोच लीजिए।
तो आप घर जाओगे तो एक बार ऐसा लगेगा चलो यार इसको यही सजा लेते हैं, क्यों केस करेंगे, फिर दोनों को जाना पड़ेगा, कोर्ट भी जाना पड़ेगा। तो वही सेम राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी एक क्या होता है, अनुभव ही होता है, उसे अनुभव होता है इन सब चीज़ों का। तो फ्रेंड्स ये जो पुनर्विचार वाली कभी कभी काम भी आ जाती है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई, हाँ और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं कि फिर दोबारा कह दे कि एक बार दोबारा ले जाओ, ऐसा नहीं कर सकता। ये बाध्यता वर्ड ये संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब ये बाध्यता वर्ड जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति शैल, ये वर्ड जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति करेगा ही करेगा। अगर मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दे दी, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन फिर 1978 में यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, इसको पूरा नष्ट नहीं किया गया, इसमें एक लाइन और जोड़ दी कि राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को उनकी सलाह माननी पड़ेगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। यानी राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह दी है मंत्रियों ने, तो उसकी आप किसी अदालत में जांच नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उस गोपनीयता की बात पे बल देता है, यानी ये बातें सीक्रेट रखी जाती है, ये बाहर आनी नहीं चाहिए, तो अदालत में कैसे पहुंचेगी। इसलिए मंत्रियों द्वारा जो भी सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है वो अदालत में नहीं ले जाई जा सकती। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। और अब एक विचार यह आता है कि कितने मंत्री हो सकते हैं। भाई ऐसा तो है, मंत्री की कोई लिमिट तो होगी, क्या 545 के 45 मंत्री बन जाएंगे हैं, या फिर 545 लोकसभा के राज्यसभा वाले सारे मिला के मंत्री बन जाएंगे? ऐसा नहीं है। तो मंत्री कितने बनेंगे ये भी संविधान में दे रखा है। ये है कि टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं 545 का 15%, उनका कितना 15% की क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो टोटल कितने मंत्री बन सकते हैं? 81। किसको मिला के? प्रधानमंत्री को मिला के टोटल मंत्री कितने हो सकते हैं? 81। इससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल मंत्री है 79, जिसमें कैबिनेट के हैं 30 मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज कितने हैं? 2 हैं, और राज्य मंत्री है कितने? 47। तो टोटल 79 मिनिस्टर हैं, और मैक्स कितना हो सकता है? 81 से ऊपर नहीं हो सकती। यह बात कब जोड़ी गई? ये 91st अमेंडमेंट के तहत 2003 में जोड़ी गई। नेक्स्ट बात है दल बदल के आधार पर। दल बदल का मतलब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी एक आदमी एक पार्टी चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाए तो वो क्या कहलाती है? दल बदल कहलाती है। एक दल पार्टी मतलब दल मतलब पार्टी, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने वाला क्या कहलाएगा? दल बदल। तो अगर कोई मंत्री एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उस पर अगर एंटी डिफेक्शन लग जाता है, यानी दल बदल कानून लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो किसी का भी सदस्य हो, उसका सदस्य वो नहीं रह पाता है, यानी वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगर संसद के दोनों सदनों से वो अयोग्य घोषित किया जाता है तो वो मंत्री पद से भी क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा, यानी उसे मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भी सेम 91st अमेंडमेंट के तहत 2003 में जोड़ी गई। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। जब तक राष्ट्रपति चाह रहा है मंत्री रह सकता है, पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को मन में यह आया कि चलो इस मंत्री को उठा देते, नहीं, वो उठाएगा किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी इनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है लोकसभा के प्रति। यानी जैसे आप क्लास में जब छोटे बच्चे थे, क्लास में जब बैठते थे, तो एक बच्चे ने अगर कुछ बदमाशियां की या गलती की तो उसकी सजा सबको मिलती थी, सबको बाहर खड़ा कर देते थे, चलो ऊपर हाथ कर लो। तो सेम इनकी जिम्मेदारी है, अगर एक ने काम नहीं किया तो मतलब सारे मंत्रियों ने काम नहीं किया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। देखो, पद मतलब मंत्री पद की शपथ दिलाएगा, और गोपनीयता मतलब कि जो बातें आपको बताई जाएगी वो सारी सीक्रेट रहेगी, आप बाहर पब्लिक में लोगों को नहीं बताओगे। अगर कोई मान लो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वो मंत्री बन गया, तो उसके लिए क्या शर्त है? उसको 6 महीने के भीतर, चाहे वो नॉमिनेट होके आए चाहे वो इलेक्टेड होके आए, दोनों सदन में से एक सदन की उससे सदस्यता लेनी पड़ेगी, अदरवाइज 6 महीने के भीतर उनका जो मंत्री पद है वो समाप्त हो जाएगा। मंत्रियों के वेतन भत्ते ये किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? संसद के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि भारत सरकार की कार्रवाई का संचालन। अब देखो भाई, जो भारत सरकार जो काम करेगी वो किसके नाम पे होगा?
ठीक है। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार जितने भी जो काम करेगी वो सारे के सारे काम किसके नाम पे होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। चाहे प्रधानमंत्री ने किया हो, चाहे किसी मंत्रिपरिषद ने किया हो काम, लेकिन वो काम कैसा माना जाएगा कि ये काम राष्ट्रपति ने किया है। ठीक है। और जो राष्ट्रपति द्वारा जो पारित जो भी आदेश हैं उनको, या जो भी कुछ उन्होंने लिखित दिया है, वो सब क्या माने जाएंगे? उनको इस आधार पर प्रमाणित किया जाएगा कि ये राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारित नियम हैं उनमें उल्लेखित है या उनमें स्पेसिफाइड है। यानी कि जितने भी जो नियम है या जो लिखित है वो क्या मानी जाएगी कि ये राष्ट्रपति ने ही किया है। ठीक है। और आप इस पर ये सवाल भी नहीं उठा सकते, ऐसे सवाल भी नहीं उठा सकते, इस पे ऐसे कोई प्रश्न भी नहीं उठा सकते कि ये पर्टिकुलर काम राष्ट्रपति ने नहीं किया है। राष्ट्रपति का साइन है, काम किसने किया? मंत्रिपरिषद ने या प्रधानमंत्री ने, उन्होंने काम किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति ने नहीं किया है, क्योंकि राष्ट्रपति का साइन है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये काम राष्ट्रपति का साइन है तो राष्ट्रपति ने किया है, मंत्रिपरिषद ने नहीं किया। यानी आप इसमें ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है। और न ही राष्ट्रपति अपने द्वारा किए गए नियमों या आदेशों के प्रति जिम्मेदार है। समझ गए? यानी सारे काम होंगे राष्ट्रपति के नाम से और उस पर आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाही आसान बनाने के लिए मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। देखो, मंत्रियों के डिपार्टमेंट पहले प्रधानमंत्री देता है कि किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको रक्षा मंत्री, सबको डिपार्टमेंट पहले देता है, विभाग पहले देता है। लेकिन उन विभागों का कार्य कैसे होगा, ये नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। अब आर्टिकल 78 जो मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है। तो प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि संघ का मतलब यहाँ है केंद्र सरकार या भारत सरकार। तो संघ के जो प्रशासनिक मामले हैं या फिर कोई कानूनी यानी विधिक मामले हैं, यानी कानूनी या लॉ संबंधी जो मामले हैं, उनके बारे में अगर मंत्रिपरिषद ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन आप राष्ट्रपति को बताए। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है। क्यों बताए? भाई सारे काम होने हैं राष्ट्रपति के नाम से, तो राष्ट्रपति को उनके बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का एक कर्तव्य बनता है कि जो भी डिसीजन मंत्रिपरिषद ने लिया है, चाहे वो प्रशासन संबंधी हो, चाहे वो विधिक संबंधी यानी कानूनी संबंधी हो, वो आप राष्ट्रपति को बताओगे। ऐसे निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने ले लिए हैं, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर वह जानकारी जो प्रशासन संबंधी हो, अगर राष्ट्रपति को लगे कि मैं जो वो प्रशासन संबंधी जानकारी चाहिए उसको राष्ट्रपति को, या फिर कोई विधिक संबंधी जानकारी चाहिए उसके बारे में कोई डिटेल राष्ट्रपति को चाहिए, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो जानकारी राष्ट्रपति को दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया, यानी ऐसा कोई मामला जिस पर किसी मंत्री ने तो अपना डिसीजन ले लिया लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के सामने नहीं रखा गया था, तो राष्ट्रपति एक बार उस मामले को या उस डिसीजन को मंत्रिपरिषद के सामने विचार विमर्श के लिए रखने के लिए कह सकता है कि आप एक बार इसको मंत्रिपरिषद के सामने रखो और उनका भी विचार विमर्श कराओ इस पे, उसके बाद में आप ले आओ। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो ऐसे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि सदन के संबंध में मंत्रियों के अधिकार, कि सदन के संबंध में मंत्रियों के अधिकार क्या होंगे। यानी कि प्रत्येक मंत्री संसद के किसी भी सदन या संसद की संयुक्त बैठक या किसी भी संसदीय समिति के बारे में किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। यानी कोई मंत्री अगर वो चाहे तो संसद की किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, यानी कि संयुक्त बैठक हो या किसी संसदीय समिति की बैठक हो, उसमें वो बोल सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे हम होम मिनिस्ट्री का कोई काम है या होम मिनिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, चाहे वो राज्यसभा के लोगों ने कोई क्वेश्चन किया उससे या लोकसभा के लोगों ने क्वेश्चन किया हो, तो उसमें जवाब कौन देगा? होम मिनिस्टर देगा। तो होम मिनिस्टर क्या है, राज्यसभा में भी जा सकता है, लोकसभा में जा सकता है, दोनों की संयुक्त बैठक में भी जा सकता है। बस एक शर्त क्या है कि वो वोट उसी सदन में दे सकता है जिसका वो सदस्य है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो राज्यसभा से सदस्य थे लेकिन वो प्रधानमंत्री थे, तो वो लोकसभा में वोट नहीं डालते थे। जब वोट डालने का टर्म आता था या बारी आती थी तो वो कहाँ वोट डालते थे? कहाँ? राज्यसभा में। लोकसभा में वोट नहीं डालते थे। यानी जिस सदन का सदस्य है उसी में वो वोट डालेगा। अगर मंत्रिपरिषद के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें होता है कैबिनेट मंत्री, जिसे हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। इसलिए मैं बता रहा था कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को एक बात नहीं समझना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है। कैबिनेट मंत्री और
परिषद, ये अलग अलग बात है। फिर उसके बाद में आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसके बाद होता है राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री और संसदीय सचिव। इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। कैबिनेट मंत्री, देखो कैबिनेट मंत्री आप देखोगे इस तस्वीर में मोदी जी के साथ कैसे कैसे लोग खड़े हैं, ये सारे पावरफुल लोग हैं। इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो सबसे बड़े पोर्टफोलियो है इनके पास। तो महत्वपूर्ण विभागों को धारण करने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। और इनके पास मंत्रालय कौन से होते हैं? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास होते हैं। जो ये एक मंत्री परिषद के भीतर ही एक छोटी सी इकाई है, इसमें ज्यादा मंत्री नहीं होते, इसमें मैक्स 30-31 मंत्री इतने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। वैसे नॉर्मली 20-22 मंत्री रखते हैं, लेकिन मैक्स 30 मंत्री, इससे ज्यादा नहीं रखते हैं। तो कैबिनेट में स्ट्रेंथ बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय हैं वो ही आते हैं। और ये क्या करती है, वीकली साप्ताहिक रूप से हर सप्ताह में इनकी एक बार मीटिंग होती है, और जितने भी जो निर्णय लेने होते हैं वो कैबिनेट लेती है। बाकी मंत्री परिषद तो उनके साथ रहती है, लेकिन निर्णय कौन लेती है? कैबिनेट लेती है। इनके पास सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। नेक्स्ट है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है, ये कैबिनेट के सदस्य तो नहीं है, यानी कैबिनेट मंत्री तो नहीं है, लेकिन इनके पास क्या होता है, अपना एक अलग से मंत्रालय या अलग से विभाग होता है, और अपना विभाग का काम वो ऐसे ही करते हैं जैसे कैबिनेट मंत्री करते हैं। बस शर्त यह है कि ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ अगर उनको किसी विशेष काम के लिए या किसी उनके मंत्रालय संबंधित कोई जानकारी के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए, तब ही वो कैबिनेट मीटिंग में जाएंगे, अदरवाइज ये कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। यही एक दोनों में अंतर होता है। बाकी काम ये अपना स्वतंत्र रूप से करते हैं, अपना विभाग होता है, ये किसी के अधीनस्थ काम नहीं होते, ये रिपोर्ट करेंगे डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये कैबिनेट के सहयोगी के रूप में होते हैं। या तो इनको किसी कैबिनेट मंत्री का जो मंत्रालय का कोई चार्ज दे दिया जाता है, कोई प्रभार दे दिया जाता है, या फिर कोई मंत्रालय संबंधी कोई कामकाज इनको सौंप दिया जाता है। तो ये जस्ट लाइक ऐसे होते हैं उनके एक सहयोगी के रूप में, कैसे उनके सहायता या सहयोग करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देते हैं। जैसे यहां देखोगे नितिन गडकरी जी हैं और जनरल वीके सिंह है, ये दोनों हैं। दोनों के पास मंत्रालय कौन सा है? ये भी सड़क परिवहन मंत्री हैं और ये भी सड़क परिवहन मंत्री है, दोनों ही मंत्री हैं। लेकिन गडकरी जी क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं, और वीके सिंह क्या है? राज्य मंत्री हैं। तो वीके सिंह का काम क्या बढ़ता है, जो भी इस सड़क परिवहन मंत्रालय का जो काम है उसमें नितिन गडकरी जी की हेल्प करना। ठीक है, तो ये इनकी सहायता के लिए है। इसके बाद में आता है उप मंत्री। तो उप मंत्री ये क्या है, अभी वर्तमान में भारत में कोई उप मंत्री नहीं है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के अंडर या फिर जो राज्य मंत्री है मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अधीनस्थ होते हैं। उनके कामकाज में सहायता के लिए होते हैं, चाहे उसके प्रशासनिक काम हो या राजनीतिक हो या संसदीय कर्तव्य हो, इनमें उनकी सहायता करते हैं। और वर्तमान में मैंने बताया कि कोई भी उप मंत्री नहीं है। इसके बाद आता है संसदीय सचिव। देखो इनके पास कोई विभाग नहीं होता है। ये क्या होते हैं, ये जो वरिष्ठ मंत्री है, सीनियर मंत्री हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद के लिए होते हैं। वो भी कौन सी मदद? तो संसदीय जो पार्लियामेंट्री ड्यूटीज है उनमें उनकी सहायता करते हैं। 1967 के बाद एक बार राजीव गांधी की जो प्रथम संसदीय विस्तार था, उसके बाद में कोई संसदीय सचिव नियुक्त नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अब है कैबिनेट की भूमिका। अब मैंने पहले बताया था कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट, और मंत्री परिषद मतलब सारे मंत्री मिला के। तो कैबिनेट और मंत्री परिषद में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कैबिनेट में सारे मंत्री आ जाते हैं, मंत्री परिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं, और कैबिनेट में क्या है, सिर्फ कैबिनेट स्तर के यानी मंत्रिमंडल, हिंदी में कहोगे मंत्रिमंडल आता है, बाकी सब मंत्री परिषद में आते हैं। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है? कैबिनेट के पास होता है। वैसे कहोगे तो कागजों में पावर पूरी मंत्रिपरिषद के पास होता है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में होता है। हकीकत में पावर किसके पास होता है? कैबिनेट के पास। कैबिनेट क्या क्या करती है, इसकी क्या क्या भूमिका है, वो हम डिस्कस करते हैं। ये हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है, यानी जो भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगी? कैबिनेट लेगी। और जो डिसीजन कैबिनेट ने ले लिया उसको लागू कौन करेगी? मंत्रिपरिषद करेगी। ठीक है,
मंत्री परिषद ये नहीं कह सकती मैं हम ये काम करेंगे नहीं, जो कैबिनेट ले लिया वो करना ही करना है मंत्री परिषद को। यह केंद्र सरकार की चीफ पॉलिसी मेकिंग निकाय है, यानी मुख्य नीति निर्धारण निकाय, यानी जो नीति बनानी है, पॉलिसी बनानी है, वो कौन बनाएगी? कैबिनेट बनाएगी। यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण कौन है? यानी जो भी कुछ करेंगी वो करेगी कौन? कैबिनेट। ये केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगी? ये करेगी, तालमेल बैठा के रखेगी, चाहे वो मंत्री परिषद में हो, चाहे संसद के साथ के दोनों सदनों के साथ हो। ये काम किसका है? कैबिनेट का है। ये राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार निकाय है, वो मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति को सलाह देंगी और इनकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। यह संकट प्रबंधक यानी इमरजेंसी मैनेजमेंट यानी आपात प्रबंधक का काम भी कौन करती है? कैबिनेट करती है। इस प्रकार सभी आपातकालीन स्थितियों से निपटने का काम किसका है? कैबिनेट का। आपात का मतलब अगर मान लो जैसे अभी केरला में कोई बाढ़ आ जाए या कोई किसी और स्टेट में बाढ़ जाता है, केरला में आती है बाढ़ या फिर बिहार में कोई बाढ़ आ जाए, तो वो सारा उनको राहत कार्य सब पहुंचाने का काम किसका है? कैबिनेट का काम है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी अगर बात करें हम तो यूक्रेन संकट, यूक्रेन रशिया संकट की बात करें तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो नेशनल्स हैं, हमारे नागरिक हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का काम किनका है? कैबिनेट का काम है, जो इन्होंने बखूबी निभाया भी है। ये सभी विदेश नीतियों, विदेश मामलों से संबंधित है, यानी जो जितनी फॉरेन पॉलिसी है या फॉरेन अफेयर्स है उनको कौन देखती है? कैबिनेट देखती है। अब मंत्रियों की जिम्मेदारी, यानी कि जो कौन कौन से मंत्री हैं वो मैंने बता दिया, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है। तो इनकी 3 प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी और एक विधिक जिम्मेदारी। तो सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब क्या है? ये आर्टिकल 75 में स्पष्ट रूप से कहा है, मैंने बताया था कि इनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, जो मैंने क्लास वाला एग्जाम्पल दिया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के रूप के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि सभी मंत्री अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अब ऐसा है, मान लो एक मंत्री ने काम नहीं किया तो बाकी मंत्री ये नहीं कह सकते कि उस पर्टिकुलर मंत्री ने काम नहीं किया। अगर उसने काम नहीं किया तो सारे मंत्रियों ने काम नहीं किया। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री ने मान लो रिजाइन कर दिया तो पूरे जो मंत्रिमंडल है, पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद है, वो क्या माना जाएगा कि उनका सबका रिजाइन माना जाएगा। यानी एक ही मंत्री को जाके रिजाइन नहीं देना। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन दे दिया तो पूरी मंत्री परिषद का रिजाइन माना जाएगा कि सबने रिजाइन दे दिया। या फिर किसी मंत्री परिषद के खिलाफ या किसी पूरी संसद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया और सरकार मान लो किसी गिर गई तो पूरी मंत्री परिषद का क्या माना जाएगा? इस्तीफा माना जाएगा। पूरी मंत्री परिषद का क्या माना जाएगा कि पूरी मंत्री परिषद ही क्या कहते हैं उसको, रिजाइन दे दी, या कहेंगे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट रिकॉल दिस। ठीक है, तो मतलब सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब सीधा सीधा है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो सबने इस्तीफा दे दिया, एक मंत्री ने काम नहीं किया तो सभी ने काम नहीं किया। ठीक है, अगर और इनका एक और बात है कि अगर मान लो कोई मंत्री परिषद की बैठक चल रही है, उसमें एक मंत्री इनसे सहमत नहीं है, इनके अपने साथियों के डिसीजन से सहमत नहीं है, तो उसे या तो सहमत होना पड़ेगा। अगर सहमत नहीं हो रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर डिसीजन से सहमत नहीं हूं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा कब हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर जी ने 1953 में क्या किया था, वो अपने साथियों के साथ सहमत नहीं थे तो उन्होंने क्या करते थे, रिजाइन दे दिया था। यानी जितने भी डिसीजन अगर मंत्रिपरिषद में लिए जाते हैं उनका आप संसद के अंदर, संसद के बाहर आप सपोर्ट करोगे। ऐसे नहीं कर सकते हो कि मान लो यहाँ तो सपोर्ट कर दिया, जब मीटिंग में तो बाहर बोलेंगे यार उस मंत्री ने ऐसे किया, यार वो गलत किया। नहीं, वहां उनका सपोर्ट किया, काम सही किया, हर में उसका समर्थन में बोलना ही बोलना है, ये उनकी बाध्यता है। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत क्या है? अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति एक मंत्री को ऐसे समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। ठीक है, अगर विश्वास है प्राप्त यानी अविश्वास नहीं लाया गया फिर भी किसी मंत्री को उठाया जा सकता है, लेकिन वो कब उठाएगा? जब प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब है हमारे जो मंत्री लोग हैं, इनकी कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर हम ब्रिटेन की देखा जाए तो ब्रिटेन में महारानी साइन करती है, यानी जो मोनार्की सिस्टम है उनके साइन होने के बाद मंत्री काउंटर साइन करता है। यानी अगर वो उसमें कुछ
खामियां पाई गई, अगर वो मामला कोर्ट में गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मंत्री होगा। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति के साइन करने के बाद कोई मंत्री साइन नहीं करता है, यानी हमारा मंत्री उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, और न ही राष्ट्रपति अपने द्वारा किए गए आदेश या नियमों के प्रति क्या है? जिम्मेदार नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। भंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि कभी चुनाव होने हैं, अभी मान लो चुनाव होने हैं, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा कि आप इसको लोकसभा को भंग कर दीजिए, राष्ट्रपति को वो कहेगा कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए। तो उस समय क्या होगा? मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, अविश्वास में सब चले जाएंगे। लेकिन अगर आप भंग करने की बात करोगे तो वो यही वर्ड था हिंदी में, भंग हो जाना। तो अगर लोकसभा भंग हो गई तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अगर आप मान लो लोकसभा भंग हुई और मंत्रिपरिषद भी साथ में भंग कर दी, तो फिर राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देगा? कोई नहीं देगा। अगर राष्ट्रपति बिना किसी सहायता और सलाह के काम करेगा तो वो असंवैधानिक हो जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि मंत्रिपरिषद क्या नहीं होगी? भंग नहीं होगी। और उनकी सहायता के बिना, उनकी एडवाइस के बिना अगर राष्ट्रपति ने कोई काम किया वो असंवैधानिक होगा। असंवैधानिक मतलब वो माने जाए, जो उल्लंघन हो जाएगा किसका? आर्टिकल 74 का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए क्या कहा गया है कि अगर भले ही लोकसभा भंग हो जाए, मंत्रिपरिषद क्या नहीं होगी? भंग नहीं होगी। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, नहीं संविधान कभी यह कहेगा कि राष्ट्रपति इस चीज से संतुष्ट होना चाहिए, तो इसमें राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि किसकी होगी? मंत्रिपरिषद, यानी किसी डिसीजन या किसी चीज से मंत्रिपरिषद संतुष्ट है तब भी ही राष्ट्रपति का संतुष्टि मानी जाएगी, अदरवाइज राष्ट्रपति की संतुष्टि नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा है आंतरिक किचन या कैबिनेट, आंतरिक किचन कैबिनेट। तो आंतरिक कैबिनेट क्या होती है? ये जस्ट जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं प्रधानमंत्री के साथ, या प्रधानमंत्री के साथ कुछ ऐसे अनुभवी लोग, यानी जो बहुत प्रभावशाली है, उनको नॉलेज बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री के बहुत ही विश्वसनीय लोग हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? उनके साथ इस किचन कैबिनेट में होते हैं। अब ये कैबिनेट कोई संसद के अंदर नहीं है या कोई संसदीय जो चुने हुए लोग हो, ये जरूरी नहीं है। इसमें हो सकता है कैबिनेट के कुछ मंत्री हो, कुछ हो सकता है प्रधानमंत्री के बाहर से कुछ लोग हो सकता है प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य हो जो प्रधानमंत्री को राय दे हैं, या फिर कोई ऐसे विश्वसनीय लोग हों जो प्रधानमंत्री, जिन पर प्रधानमंत्री का पूरा भरोसा हो। उनके साथ क्या करेगा वो, चाहे वो राजनीतिक मामला हो चाहे प्रशासनिक कोई मुद्दा हो, उन पे प्रधानमंत्री उनसे क्या एडवाइस लेगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी सहायता लेगा। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस बाद में करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट होती है। ये इंदिरा गांधी की सरकार के समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह कब स्वीकार नहीं करेंगे? मैंने बताया, अगर किसी मंत्रिपरिषद जो जिन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्राप्त है, यानी नॉन कॉन्फिडेंस प्राप्त मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी किसी मंत्रिपरिषद, ऐसी मंत्रिपरिषद जिनको ऑलरेडी अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है और वो उसमें हार चुकी है, विश्वास प्रस्ताव में हार चुकी है, तो उसकी एडवाइस को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति कभी कभी अपने विवेक भी यूज कर सकता है। वो कैसे? मान लो कि अभी इलेक्शन हुए और क्या हुआ, सरकार, कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जिसके पास मेजोरिटी है उस पार्टी को बोलेगा कि आप अपनी सरकार बनाइए और आप 1 महीने में अपना विश्वास मत हासिल करिए। तो ऐसे में अपना विवेक यूज कर सकता है। और किस कंडीशन में यूज कर सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि कोई प्रधानमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो ऐसे में राष्ट्रपति अगर कोई पार्टी नहीं नियुक्त कर पा रही है प्रधानमंत्री को, तो वो अपनी ओर से किसी एक वरिष्ठ या किसी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन अगर जो बहुमत दल या फिर कोई गठबंधन जिसने अपना नेता चुन लिया हो, तो राष्ट्रपति को उसको प्रधानमंत्री बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।